Hello and welcome, my dear students. Today we are going to discuss history, first chapter, the French Revolution, part second. In previous classes, we have seen how the King of France accepted the Constitutional Draft Commission of National Assembly and ready to limit his power. Now, after this, the France become constitutional monarchy. In 1791, the National Assembly completed the draft of constitution and its main object was to limit the powers of monarch. 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम पूरा कर लिया और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो यही था कि राजा के पावर्स को कम करना. दीज पावर्स वर नाउ सेपरेटेड एंड डिवाइडेड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, the legislature, executive and judiciary. फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची. अब उसके जो पावर्स थे उसको उन्होंने तीन इंस्टीट्यूशन में बांट दिया. कौन कौन से? लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. जैसा कि अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुई थी तो वहाँ पे जैसा जो कॉलोनीज ने यही फ्रेमवर्क एक्सेप्ट किया था. फ्रांस एबोलिशेज मोनार्ची एंड बिकम्स रिपब्लिक. पहले तो मोनार्ची सिस्टम को उन्होंने थोड़ा कम किया कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से और बाद में देखा तो उन्होंने पूरी तरह से मोनार्ची सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया और रिपब्लिक बन गया. कैसे कैसे क्या हुआ इस प्रोसेस को थोड़ा और समझते हैं. इन 1792 द नेशनल असेंबली वोटेड फॉर अ वॉर अगेंस्ट प्रुसा एंड ऑस्ट्रिया. मैरेसल्स बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. 1792 में नेशनल असेंबली में वोट हुआ किसके लिए? प्रुसा और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर के लिए और मैरेसल्स फ्रांस का नेशनल एंथम बना दिया गया. वाइल मैन वर अवे फाइटिंग एट द वॉर वोमेन टुक केयर ऑफ देयर फैमिलीज. जब प्रुसा और ऑस्ट्रिया से वॉर हो रहा था तो उस टाइम जो मेंस थे वो फाइटिंग के लिए चले गए थे और घर की जो महिलाएं थी वो घर की देखरेख कर रहे थे. लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिमांडेड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अब कुछ समय बाद जो सेक्शन बच गए थे उन्होंने बोला कि 1791 में जो रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया था उसको कैरी ऑन करना है क्योंकि जो पॉलिटिकल राइट्स मिले थे उस रिवॉल्यूशन के बाद वो सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही मिले थे. तो अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी डिमांड कर रही थी कि उनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए. पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड एंड among them Jacobins became the most successful club. रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे क्या हुआ? पॉलिटिकल क्लब्स बन गए. अलग अलग जगहों पे लोग पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे और इसमें से एक जैकोबिन्स नाम का क्लब था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. और फेमस क्यों हुआ? क्योंकि इसके मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन्स क्लब इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसियंस एंड सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स. ये मेंबर्स ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे वो लोअर कैटेगरी के थे. जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स हो जाते हैं, आर्टिसन हो जाते हैं, शू मेकर्स हो जाते हैं, पेस्ट्री कुक्स हो जाते हैं, वॉच मेकर्स हो जाते हैं, प्रिंटर्स हो जाते हैं. ये सभी लोग थे, सर्वेंट्स वगैरह थे, यही सभी लोग थे और इसलिए ये इसकी जो पॉपुलेशन थी वो भी ज़्यादा थी, इसलिए काफ़ी फेमस हो गया. जैकोबिन मेंबर्स स्टार्टेड वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स सिमिलरली टू दोज worn by dock workers. These Jacobins were called sans culottes, literally meaning those without knee breeches. अब जैकोबिन मेंबर्स ने क्या किया? अपना अलग पहचान बनाने के लिए लंबे स्ट्रिप्स वाले ट्राउजर्स इन्होंने पहनना शुरू कर दिया जैसा कि डॉक वर्कर्स पहना करते थे. और उनको ये सभी लोग क्या बुलाने? जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको सेंस क्वालिटीज बुलाने लगे जिसका मतलब होता है ऐसे पर्सन जो बिना नी ब्रीचेज के होते हैं. ऑन 10 अगस्त 1792 जैकोबिन्स स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टोलेरेस एंड हेल्ड द किंग हॉस्टेज फॉर सेवरल हावर्स. 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन्स ने जो टोलेरेस का प्लेस था उसको तबाह कर दिया और राजा को हॉस्टेज के लिए काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़ा. इलेक्शंस वर हेल्ड एंड ऑल द मेन ऑफ द 21 ईयर्स एंड अबव गॉट द राइट टू वोट. फिर इलेक्शंस हुए और जो भी मेंबर्स 21 ईयर्स से बड़े थे या फिर 21 ईयर्स के थे सभी लोगों को मेंस, ये ध्यान रखिएगा,
जो वोटिंग का राइट मिला 21 ईयर्स से ज़्यादा के जो मेंस थे बस उसी को मिला, उसके अलावा फीमेल्स का यहाँ कहीं नाम नहीं लिया गया है। मोनार्ची वॉज एबॉलिश्ड एंड 21 September 1792 एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। मोनार्ची सिस्टम वहाँ पे ख़त्म कर दी गई और साथ में 21 September 1792 को फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन अनाउंस कर दिया गया, घोषणा कर दिया गया कि आज से जो फ्रांस है वो रिपब्लिक नेशन है। लुई 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑफ चार्ज ऑफ ट्रीजन, और लुई 16 को वहाँ की कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी। जैसे ही मौत की सज़ा सुनाई वहाँ पे एक नया एज स्टार्ट हुआ जिसे हम राइन ऑफ टेरर के नाम से भी जानते हैं, आतंक का युग। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द राइन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 का जो पीरियड है इसे हम राइन ऑफ टेरर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस टाइम में जानते हैं आप आतंक में क्या होता है, लोगों को मारा जाता है। तो सेम कंडीशन इस टाइम पे हुई 1793 से 1794 में। बहुत सारे लोगों को एक गिलोटिन मशीन थी जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके हेल्प से बहुत सारे लोगों को मारा गया। इसके कहते हैं पीपल हुम रॉबेस्पियर सॉ इमेज ऑफ द रिपब्लिक वर अरेस्टेड, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. If they were declared guilty by the court, then they were guillotined. अब रॉबेस्पियर को जैसे जो जिसमें भी लगता कि वो रिपब्लिक के अगेंस्ट है, रिपब्लिक नेशन के दुश्मन है, उनको वह जेल में डाल देता, उनके खिलाफ केस चलता और अगर गिल्टी पाया जाता तो उसके गिल्टेंड मशीन के हेल्प से उसको मार दिया जाता था। गिल्टेंड मशीन में होता क्या था इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन से पूछा जाता है कि व्हाट इज गिल्टेंड और आफ्टर होम इट वॉज नेम्ड गिल्टिन। तो ध्यान रहे द गिल्टिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 poles एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बी हेडेड नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन। गिलोटिन एक ऐसी डिवाइस होती थी जिसमें 2 पोल्स रहते थे और उसके साथ में एक ब्लेड लगा रहता था जिसके से किसी भी एक पर्सन को उसके गर्दन से अलग कर दिया जाता था, और ये इसका नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम के ही ऊपर पड़ा था। Laws were issued to place a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Expensive white flour was forbidden to use. Equality was practiced through forms of speech and address. अब जाहिर सी बात है जब लोगों का राज चल रहा था तो जो कीमतें थी डेली नीड्स की वस्तुओं की उसकी बहुत कम कर दिया गया। मीट और ब्रेड का रेशनिंग किया गया, एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर को बैन कर दिया गया, उसको यूज करना मना कर दिया गया, और साथ में सभी जगह पे इक्वालिटी की सिस्टम जो चल रही थी उसको आगे बढ़ाया गया। इक्वालिटी की स्थापना वहाँ पे हो सकती थी। इसके बाद क्या हुआ, और डायरेक्टली रूल्स फ्रांस। फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी उसके गिरने के बाद अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जैसा कि इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट गिर गई और एक नया मिडिल क्लास आया जिसने पावर को पूरी तरह सीज किया। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नॉन प्रॉपर्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिनाइड वोटिंग, और जब मिडिल क्लास ग्रो किया तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा वोटिंग सिस्टम बनाया जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उसको वोटिंग का राइट दिया ही नहीं। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इन्हें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी कंसिस्टिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। इन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता था जिसमें 5 मेंबर्स होते थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पेव्ड द वे फॉर अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, और उसी टाइम ये जो राजनीतिक उथल पुथल हो रहा था, राजनीतिक स्टेबिलिटी आ रही थी, इसने रास्ता दिखाया कि एक मिलिट्री डिक्टेटर आए जो कि था आपका नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ये। डिड वोमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, उसके बाद क्या पूछा कि क्योंकि हमने इससे पहले भी थोड़े देर पहले बात की कि जो वोमेन्स थे उनको वोटिंग का राइट्स नहीं दिया था, तो क्या उन्होंने भी रिवॉल्यूशन किया, देखते हैं। वोमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग विच ब्रॉट इंपॉर्टेंट चेंजेस। वोमेन स्टार्टिंग से ही एक एक्टिव पार्टिसिपेट रही थी जिन्होंने चेंजेस लाने की शुरुआत की थी, क्योंकि जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था 1791 में, उस टाइम वोमेन भी शामिल थी इन द कंट्री ऑफ फ्रांस में। वोमेन फ्रॉम द थर्ड स्टेट
had to work for a living and they did not have to access to the education or job training. वोमेन भी जो थर्ड स्टेट की फीमेल्स होती थी, वोमेन होती थी, इनको भी लिविंग के लिए काम करना पड़ता था, लेकिन एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती थी. Daughters of nobles of the third states were allowed to study at a convent. Working women also had to care for their families. जो नोबल्स की जो नोबल्स क्लैर्जी जो फर्स्ट टू स्टेट थे उसके डॉटर्स को अलाउड था कि वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, और जो थर्ड स्टेट के वर्किंग मेंबर्स थे वो इनकी केयर किया करती थी. कंपेयर्ड टू मैन देयर वेज वर लो. जिस तरह आज के टाइम में जो फीमेल्स का जो वेज है वो कम है, उसी तरह देखा जाए तो उस टाइम में भी जो फीमेल वोमेन्स का जो वेज था वो मेन की तुलना में बहुत कम था. वोमेन ऑल्सो स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज पेपर्स. तो वोमेन भी इन बातों को इक्वालिटी की डिमांड करने लगी और उन्होंने खुद का एक पॉलिटिकल क्लब बनाया और साथ में न्यूज पेपर पब्लिश करने लगी. द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वोमेन वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वोमेंस क्लब. और ऐसी सोसाइटी इसमें रिवॉल्यूशनरी और रिपब्लिकन वोमेन थी, ये भी बहुत फेमस क्लब हुआ. जैसे जैकोबिन क्लब फेमस हुआ था, उसी तरह हमारा ये जो वुमेन क्लब है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. कहाँ पे? फ्रांस में. दे डिमांडेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एज मैन. और ये सभी वोमेन क्या कर रही थी? बिल्कुल मैन की तरह पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड कर रही थी कि हाँ भाई हमें भी वोटिंग में राइट्स होना चाहिए. द राइट टू वोट एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेज. और उनको भी पॉलिटिकल ऑफिसेज मिलने चाहिए. द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड लॉज टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वोमेन. और ये सभी चीज़ें ये क्यों कर रही थी? जिससे जो वोमेन की कंडीशन थी, जो जीवन थी वोमेन की, वो इम्प्रूव हो सके. स्कूलिंग बिकेम कंपल्सरी, डाइवोर्स मेड लीगल एंड दे कुड रन स्मॉल बिजनेस. और जब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने लगा तो जो स्कूलिंग था वो कंपलसरी कर दिया गया, वुमेन के लिए भी डाइवर्स को लीगल बना दिया गया. साथ में जो इस वुमेन्स थी वो अपनी छोटे बिजनेस को चला सकती थी. ड्यूरिंग द राइन ऑफ टेरर द गवर्नमेंट क्लोज्ड वुमेन्स क्लब बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज. और राइन ऑफ टेरर में जैसे कि हमने देखा टोटली जो रूलर थे उन्होंने क्या किया था, अपना रूल चला रहा था, तो उन्होंने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वुमेन्स की उसको वहाँ पर उन्होंने क्लोज कर दिया. कब? ड्यूरिंग द राइन ऑफ टेरर. In the France, women in France in 1946 won the right to vote. और जो 1791 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था राइट टू वोट का, वो लास्ट में जाके 1946 में जो वोमेन्स थी उनको वोटिंग का राइट मिला. अब सोच सकते हैं कितना लंबा ये गया था. द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. Jacobin regime most revolutionary social reforms was the abolition of slavery in the और जैकोबिन्स की जो रिजाइम था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्रांति क्या थी? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज. फ्रेंच कॉलोनीज में जो गुलामी चली आ रही थी, जो स्लेवरी चली आ रही थी, उसको ख़त्म करना. इन 17th सेंचुरी स्लेवरी ट्रेड बिगेन. और 17th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया था? स्लेवरी ट्रेड को स्टार्ट कर दिया था. मीन्स गुलामों का व्यापार करते थे लोगों को. स्लेव्स वर ब्रॉट फ्रॉम लोकल चिफेंट्स ब्रांडेड एंड shackled and were packed tightly into ships for the 3-4 months long voyage across the Atlantic to Caribbean. और अलग अलग जगहों से लोकल कॉलोनीज से जो लोग होते थे उनको लाया जाता था, शिप वगैरह में टाइटली पैक्ड किया जाता था और 3-4 महीनों के लिए यात्रा पे अटलांटिक से होते हुए कैरिबियन सी तक उनको ले जाया जाता था. स्लेव लेबर मेट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो. और हम देख रहे हैं कि यूरोपियन में उस टाइम शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए स्लेव लेबर जो थे उनकी बहुत मांग थी. किसके लिए? यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो के लिए. थ्रू आउट द 18th सेंचुरी के बीच में देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस. और उसी टाइम में थोड़ा बहुत जो स्लेवरी का था उसका बहुत विरोध किया गया फ्रांस में. इन 1794 द कन्वेंशन लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज प्रोफेशंस. और 1794 में
फ्रांस की गवर्नमेंट ने सभी जो भी स्लेव्स थे उनको आज़ाद कर दिया। नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी आफ्टर 10 ईयर्स, और 10 साल के बाद फिर से जो नेपोलियन था उसने फिर से वहाँ पे स्लेवरी सिस्टम स्टार्ट कर दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इन 1848 स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड इन फ्रांच कॉलोनी, और फिर 1848 में जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वहाँ पे स्लेवरी एबॉलिश कर दिया गया। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रिवॉल्यूशन क्या है और हमारी एवरीडे लाइफ में क्या कनेक्शन है, इसको समझते हैं। फ्रांस ड्यूरिंग 1789 सॉ चेंज इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। 1789 की जब फ्रांस था उसमें बहुत सारे चेंज देखे गए मैन, वुमेन और चिल्ड्रेन की लाइफ में। एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप हैपेंड इन द समर ऑफ 1789। जो सेंसरशिप था, एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, ये गर्मी के 1789 में हुआ। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचर राइट। जो डिक्लेरेशन था मैन के राइट का, ये इसने प्रूव किया कि हाँ सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, अपने जो नेचुरल राइट है वो मिलना चाहिए, और साथ में फ्रीडम ऑफ प्रेस मिट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड एक्सप्रेस। और जब फ्रीडम, प्रेस को फ्रीडम मिला तो इसने प्रूव किया कि हाँ लोग जो गवर्नमेंट के खिलाफ अपोज करने की बात है उसको भी वो कर सकते हैं। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोफेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। और इसके अलावा सॉन्ग्स से, फेस्टिव से, प्रोफेशन से इन चीज़ों को भी आगे बढ़ाया गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सिविक्स फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।